नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है ट्रीसा रॉय के द्वारा। देखो, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। इसने पूरे दुनिया में व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके 1400 के आसपास लोगों के फ़ोन को हैक किया, जिनमें से 100 लोग ऑलमोस्ट इंडिया से थे। ये इशू तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक दूसरा साइबर अटैक हुआ जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। 28 अक्टूबर को वायरस टोटल, जो कि एक स्पेन की साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कंसल्टेंट फर्म है, वायरस टोटल ने कहा कि इंडिया के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर डी ट्रैक वायरस का अटैक हुआ है। मैं फिर से बोलता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे तमिलनाडु में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर एक मालवेयर का अटैक हुआ था, एक वायरस ने अटैक किया था जिसका नाम था डी ट्रैक। ये देखो, बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी क्रिटिकल एसेट है। अगर कोई मालवेयर अटैक कर देता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम्स पर, तो वो अपने हिसाब से इस पावर प्लांट को मैनिपुलेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ऐसा करके देखो, अटैकर ना सिर्फ कुडनकुलम पावर प्लांट के ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अटैकर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो आप सोच के देखिए ये इशू कितना बड़ा इशू था। लेकिन इस पर ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं हुए, ज़्यादा मीडिया में चर्चा नहीं हुई। इसका एक रीज़न वैसे देखो ये भी है, क्योंकि NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कहा कि जो साइबर अटैक हुआ है कुडनकुलम पावर प्लांट के ऊपर, वो देखो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर हुआ है। वो कंप्यूटर्स जो ऑपरेशंस चलाते हैं कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उनसे कनेक्टेड नहीं था ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर। अगर देखो NPCIL की बात को हम मान भी लेते हैं, तो उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर के ऊपर जो अटैक हुआ वो कितना गहरा था, और क्या फ्यूचर में जो डेटा चुराया गया है उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर से, क्या उस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर साइबर अटैक करने के लिए उन कंप्यूटर्स पर जो वास्तव में ऑपरेशंस चलाते हैं कुडनकुलम पावर प्लांट के। कुडनकुलम पावर प्लांट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका देखो ये कहना है, वो सिस्टम्स जो कुडनकुलम पावर प्लांट के ऑपरेशंस चलाते हैं वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं, मतलब एयर गैप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके माइंड में आया होगा ये एयर गैप सिस्टम क्या होता है। देखो, ये 4-5 कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए ये ऑपरेशन चलाते हैं कुडनकुलम पावर प्लांट के। ये बाहरी किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, या फिर ये किसी ऐसे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, मान लेते हैं ये 4 कंप्यूटर ऑपरेशन चलाते हैं कुडनकुलम पावर प्लांट के। ये 4 कंप्यूटर बिल्कुल स्टैंड अलोन है, इंटरनेट से किसी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, और ना ही किसी ऐसे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हों। तो बिल्कुल अलग थलग आइसोलेटेड हैं ये कंप्यूटर्स। तो इन पर अटैक की संभावना नहीं होगी, और ऐसे ही सिस्टम को कहा जाता है एयर गैप सिस्टम। तो NPCIL और कुडनकुलम पावर प्लांट के अथॉरिटीज का कहना है, हम एयर गैप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो साइबर अटैक होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है किसी भी प्रकार से। लेकिन इसके जवाब में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भैया ऐसा नहीं होता, जो एयर गैप सिस्टम है उस पर भी अटैक हो सकता है। 2010 में इजराइल की जो एजेंसीज थी उन्होंने ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया था स्टक्सनेट वायरस की सहायता से, और ईरान वालों का भी यही कहना था कि हम एयर गैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एयर गैप सिस्टम को सरपास कर दिया गया था उस वायरस के द्वारा जिनका इस्तेमाल किया गया था USA और इजराइल की एजेंसीज ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसरप्ट करने के लिए। तो ये साइबर अटैक जो कैरी आउट किया गया था US और इजराइल की एजेंसीज के द्वारा वो सफल रहा था, जबकि ईरान ने जो दावे किए थे कि हम एयर गैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो दावे धरे रह गए थे।
तो इंडिया को भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो इश्यू ये है, अगर हमारे देश में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इस प्रकार की फैसिलिटीज को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो आम जनता की प्राइवेसी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो। दूसरा देखो, राइटर ये बोलते हैं इंडियन मिलिट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम न्यूक्लियर फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे और इसके अलावा दूसरी साइबर कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान देंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन राइटर कहते हैं अगर बिना साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिए आप ये सब करते हो तो इसका मतलब आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, सरकार देखो खुद ही हमारे देश की जनता के फ़ोन हैक करवा रही है इजराइल की टेक्नोलॉजी फर्म NSO ग्रुप की सहायता लेकर। तो सरकार से क्या उम्मीद जनता कर सकती है कि सरकार हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगी। देखो गवर्नमेंट बार बार मांग करती है व्हाट्सएप से कि हमें आप हेल्प कीजिए डेटा को डीक्रिप्ट करने में, बैकडोर एंट्री हमें दीजिए, व्हाट्सएप जबकि मना करता रहता है। तो सोच के देखिए, अभी सरकार पैसा देके सर्विसेज ले रही है कुछ लोगों के फ़ोन हैक करवाने के लिए, जिसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं और आरोप ऐसा लगा है पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं। अगर व्हाट्सएप ने बैकडोर एंट्री दे दी सरकार को, मतलब अलाउ कर दिया कि आप अपनी मर्जी से अगर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो कुछ लोगों का आप जो कम्युनिकेशन का डेटा है वो डिक्रिप्ट कर सकते हो या फिर पता लगा सकते हो ये मैसेज किसने सेंड किया है, तो सरकार किस प्रकार से मिसयूज कर सकती है इन प्रोविजंस को, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। अंत में यही बोला जाता है कि देखो देश आगे बढ़ रहा है लेकिन साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे आगे डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे देश में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा किसी प्रकार का, उसमें देखो एक देश की जो फोर्सेस हैं वो दूसरे देश में नहीं जाएंगी। इवन पहले के वार्स में जो एयरक्राफ्ट जाया करते थे शायद वो भी नहीं जाएंगे। अगला जो युद्ध होगा वो साइबर वार के क्षेत्र में होगा, लेकिन इंडिया ट्रेडिशनल फोर्सेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और एडवांस जो डोमेन है अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने का, उस डोमेन पे सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोगों की प्राइवेसी है, क्योंकि प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।